हेलो फ्रेंड्स। तो अब पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि टैक्स ऑन सर्विसेज का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ। रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आए थे, जो राजा चिलैया, इनकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो टैक्स लगा सर्विसेज सर्विसेज पर टैक्स लगना स्टार्ट हुआ। इनिशियली जो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एंट्री 97 थी यूनियन लिस्ट में, उसके थ्रू फाइनेंस एक्ट 1994 के थ्रू सर्विस टैक्स लगाया। सर्विस टैक्स जो है इसका अलग से कोई एक्ट नहीं है, ये फाइनेंस एक्ट 1994 से ही होता है। जैसे कि एक्साइज हुआ, इनका अलग से एक एक्साइज एक्ट है, लेकिन ये जो सर्विस टैक्स है इसने अपनी सारी की सारी जो पावर दी वो फाइनेंस एक्ट 1994 से ली है। 97 लिस्ट के थ्रू लिया था, लेकिन फिर जब जो स्टेट्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये तो हमारी डोमेन में कोई एक्टिविटी हो रही है, आप उस पर टैक्स सेंटर कैसे लगा सकती है, तो उसको लेजिटिमेसी देने के लिए उन्होंने 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया। एटी एट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उन्होंने एक नया नया इसमें लिस्ट जोड़ दी 92C, और इसमें कहा कि जो सर्विस टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है उस पर टैक्स लगा सकती है। इनिशियली जो रेट था वो 5% था, और किस किस पे था, तीन तीन चीजों पर था। इंश्योरेंस पर था, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इसमें इंक्लूडेड नहीं था। और आपका जो था स्टॉक ब्रोकर्स पे था, और प्लस उस समय टेलीफोन सर्विसेज स्टार्ट हुई थी नई नई, उस पे भी था। प्लस उन्होंने सर्विसेज की डेफिनेशन भी दी थी, जो कि जीएसटी में अलग से, फिर से जीएसटी में भी डेफिनेशन अलग से सर्विसेज की दी गई है, जो मैं इस पार्ट में अगले पार्ट में कवर करूंगा। और इसके बाद इसमें इन्होंने कुछ नेगेटिव लिस्ट के बारे में बताया था, नेगेटिव सर्विसेज के बारे में बताया था कि ये सर्विसेज, ये वो सर्विसेज होती हैं ये नेगेटिव सर्विसेज जो होती हैं ये वो सर्विसेज होती हैं जिन पर सर्विस टैक्स जो है उनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया था। जैसे कि आपकी जो जो मोटोरिटी से रिलेटेड कोई सर्विस हुई, या रिलीजियस एक्टिविटीज हुई, या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हुई, या यूएन या आरबीआई के जो लोग होते हैं अगर वो सर्विसेज कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी एग्जेम्पशन मिलता है। तो ये आपका रिकैप था। अब जो इसके बाद आया, इसके बाद सर्विस टैक्स के बाद जो आया वो आया जीएसटी। अब सर्विस टैक्स और जीएसटी के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ वो काफी देर में हुआ, मतलब 1994 के बाद सीधा हम लोग जो जीएसटी ला पाए वो 2017 में ला पाए। तो इसके बीच में क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ, स्कोप इसमें सेम है, जीएस टू में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जो जीएसटी था उसमें काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। 246 ए आया है, 269 आया है, 279 ए आया है। उसके बाद फिर 92 सी जो सर्विस टैक्स में लाई गई थी उसको हटा दिया गया है। काफी सारी चीजों को, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को यूनियन लिस्ट में चेंज हुआ है। उसके बाद जो आपकी स्टेट लिस्ट है उसमें भी चेंज हुआ है। काफी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काफी ज्यादा हुए हैं, इसको हम लोग इसलिए जीएस टू के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसमें आ जाते हैं। दूसरा जीएस थ्री के लिए तो होल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें हर बार मेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चन काफी ज्यादा आ जाते हैं कि कौन कौन से सर्विसेज को जीएसटी में इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से बाहर हैं, आईजीएसटी में क्या आता है, स्टेट टू स्टेट अगर सेल है परचेज हो रहा है तो कौन सा लगता है, विद इन स्टेट कौन सा लगता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्लस रिसेंटली अभी 2 या 3 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में आरबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है स्टेट फाइनेंस पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसके ऊपर, उसमें उन्होंने जीएसटी के ऊपर काफी ज्यादा एक पूरा चैप्टर ही पूरा बना दिया है। तो जीएसटी न्यूज, आरबीआई की भी एक रिपोर्ट आई है, स्टेट फाइनेंस, अ स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23।
इसमें आरबीआई ने क्या किया है, जितने भी स्टेट्स हैं उनके बजट को स्टडी किया है और एक रिपोर्ट निकाली है। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि 30th June of 2022 marked the end of the transition period. Transition period of what? 5 साल के लिए जो स्टेट्स थे, मीन्स 1 जुलाई 2017 से 5 साल कब होते हैं, 30 जून 2022। इतने टाइम के लिए स्टेट्स को क्या गया था, आपका जो भी रेवेन्यू लॉस है प्रोस्पेक्टिव, उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हर साल 14% एनुअल इंक्रीज करेंगे हम आपके जीएसटी में। ये फिक्स था, दिस वाज फिक्स्ड। मतलब अगर उनका जीएसटी इन रियल 9% भी इंक्रीज होता है, बट उनको गवर्नमेंट से 5% ये एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 5 साल के लिए केवल प्रोविजन था। प्लस अगर उनका 14% के ऊपर अगर लॉस हो रहा है, तो जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेशन भी गवर्नमेंट देगी। और वो कैसे लिया जाता है, कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस के थ्रू। तो ये जो डेडलाइन थी वो 30 जून 2022 को खत्म हो गई। अब जब खत्म होगी तो इसके बाद क्या है कि अब जो भी स्टेट्स हैं उनको वही जीएसटी मिलेगा जो उनके यहाँ से कलेक्ट होगा। अब जैसे किसी स्टेट्स में अगर 8% ही जीएसटी कलेक्ट हो रहा है, अब कोरोना आ गया, पेंडेमिक आ गई है, तो उसके बाद वैसे भी जीएसटी कम हो गया है काफी जगह से, अब 8% आ गई है, तो इसका मतलब उनको सीधे सीधे 6% का ये लॉस हो गया। अब बड़े स्टेट्स के लिए तो कोई नहीं हो, उनके लिए जो जीएसटी है वो उनके टोटल रेवेन्यू का मान लो 2 या 3 ही % हो। अब 2 या 3% में उनका ऑलरेडी कितना, 8 14% था, उसमें 8 या 10% वो लोग कवर कर ही रही है, केवल 4% बचा। तो उनके लिए तो काफी कम है, वो तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो छोटे स्टेट्स हैं, जैसे पौंडीचेरी हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, उत्तराखंड हुआ, इनके लिए क्या था, जीएसटी कंपनसेशन था, वो जो था इनके टोटल रेवेन्यू का 10% से भी ज्यादा था। ये सीधे सीधे उनको लॉस हो गया 10% का, उनके टोटल रेवेन्यू का, एवरेज का। तो ये जो आरबीआई ने रेड फ्लैग किया कि अब ये लोग इस चीज को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि उनको जो एक्सपेंडिचर थे वो उसी हिसाब से उन्होंने बजट में एस्टिमेट करके चलते हैं वो लोग। तो इसकी भी कुछ स्टेट्स की जो होती है ऐसे टाइम पर आरबीआई मदद भी करता है, आपको पता होगा। वीएन मींस डब्ल्यूए में जो होता है, वीएन मींस एडवांस देता है, और आपका जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है वो भी इनको प्रोवाइड कराई जाती है स्टेट्स को। प्लस स्टेट्स के कुछ अपने रिजर्व भी होते हैं, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, आईएमएफ के पास हमारे रिजर्व होते हैं, वैसे स्टेट्स के कुछ जो रिजर्व होते हैं वो आरबीआई के पास भी रखे होते हैं। जैसे एक एक होता है सिंकिंग फंड करके जो होता है, सिंकिंग फंड करके एक रिजर्व होता है जो आरबीआई के पास रहता है। ये जो फंड होते हैं इनका यूज कर सकते हैं। तो ये अलग टॉपिक के ऊपर, ये अलग टॉपिक हो गया। तो ये जीएसटी आरबीआई ने इसके ऊपर फ्लैग आया, इसलिए जो आरबीआई जो जीएसटी है वो इस समय न्यूज में है। नेक्स्ट देखिए, जो आरबीआई ने जो रेड फ्लैग लगाया है, इसमें देखो ये बताया है कि ये जो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें जो जीएसटी की जो ग्रोथ है वो 14% से कम हुई है। अब अगर इनको अगले साल से जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो अगर इनकी ग्रोथ माना 8% हुई है, किसी के 10% हुए, तो 8% वाले को कितना लॉस हो जाएगा, 6% का। 10% वाले को 4% का। तो इनको ये मिलना मुश्किल हो जाएगा, बस इसमें यही बताया गया है। ये स्टेट आप देख लीजिएगा, गुजरात हुआ, ये आपका महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, तमिलनाडु हुआ, यहीं पे पांडिचेरी हो गया, आपका ये यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका ये दिल्ली भी है शायद, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ। ये सारे जो स्टेट्स हैं, इनको क्या है, इनका जो एनुअल ग्रोथ है जीएसटी की वो जो 14% से कम है। उनमें से छोटे स्टेट्स हैं उनको काफी ज्यादा लॉस होने वाला है। तो आरबीआई ने कहा है कि भाई आप अपना जो इमरजेंसी फंड आप जो होंगे वो कहाँ से लेंगे। प्लस ऑलरेडी इनका जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है
वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। मींस जो FRBM एक्ट बताता है डेब्ट और जीडीपी जो रेशियो है वो सर्टेन परसेंटेज बताता है, उससे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अब वो डेब्ट भी कैसे लेंगे, वो मिलने में भी इनको दिक्कत होगी, एक्सटर्नल बोरोइंग मिलना दिक्कत होगी, तो इमरजेंसी जो फंड मैंने बताया उसके पीछे ही जाएंगे। तो इस कारण से आरबीआई का ये जो जीएसटी है वो न्यूज में है, वो आगे भी न्यूज में रहेगा, क्योंकि उसके बाद ये जो जितने भी जीएसटी, ये जो इन स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जब जब भी जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी, उसमें ये लोग कहेंगे कि भाई या फिर तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसको 2 या 3 साल के लिए और बढ़ाया जाए, क्योंकि जो ट्रांजिशन पीरियड के बीच में जो 19, 20 और 21 साल है, 3 साल उसमें पेंडेमिक था, उसके कारण इनको लॉस हुआ, उसको रिकवर करने को कहा जाए, तो मे भी गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ आपको 3 साल के लिए और बढ़ा दे या 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जीएसटी लाइमलाइट में रहेगा। नेक्स्ट क्या है, जीएसटी जो है रिवोल्यूशन इन ट्रांजिशन। जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक टैक्स रिजाइम जो है बहुत बड़ा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया जैसी कंट्री के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के लिए जहाँ पर इतना वेरिएशन होता है अपने ट्रेड्स में, कॉमर्स में और उनके मूड में, वहां पे जीएसटी लाना एक यूनिफॉर्म टैक्स बहुत बड़ा वो था। प्लस ये जो रिफॉर्म था वो इसका इनिशियल फेज क्या था कि 1994 में सर्विस टैक्स बना था, और 2017 में जीएसटी आया। इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में जो था वो एक तरीके से हम लोग वेट कर रहे थे किसी तरह से, किसका, पॉलिटिकल बिल का, कि कोई जीएसटी लाए, क्योंकि अक्सर इतने बड़े जो चेंजेस होते हैं वो पॉलिटिकली किसी भी पार्टी के लिए फायदेमंद नहीं रहते, कोई रिस्क नहीं उठाता है। तो आपने देखा होगा कि 1994 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट आई, उसमें जो मेजोरिटी वाली जो गवर्नमेंट थी, जिनके पास थोड़ी पावर थी, उन्हीं ने ही कुछ कहा, कुछ किया। जैसे जीएसटी के लिए जीएसटी के लिए 2011 में सबसे पहले एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था, 115 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये यूपीए की गवर्नमेंट थी, ये बाद में लैप्स हो गया, वो अलग बात है। उसके बाद फिर जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने ये वाला बिल लाया अपना 115 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और वो ही कन्वर्ट हुआ जाके 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ये जेटली जी ने लाया। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को ये है कि इतने बड़े टैक्स को लाने के लिए अपोजिशन का और जो पार्टी इन पावर है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस स्टेट्स के साथ भी। इसलिए ये जो जीएसटी है वो कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये ए बागची जी की रिपोर्ट आई थी डोमेस्टिक ट्रेड टैक्स पर। ये अर्ली 2000s में ये जो रिपोर्ट थी वो आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी को इंडिया में लाना चाहिए। और उसके बाद जीएसटी तो नहीं आया, तो उसके बाद बैट लाया गया था, और बैट जो था एक तरह से स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। बैट जो था वो स्टॉप गैप गैप अरेंजमेंट था, जब तक जीएसटी ना आए तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, बैट को लगा सकते हैं। अब बैट में दिक्कत ये थी, बैट जो था वो एक तो इसका यूनिफॉर्म टैक्स नहीं था, हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स था, प्लस इसका अलग अलग टैक्स, अलग अलग स्टेट के लॉज थे। तो एक्चुअली वी वर वेटिंग, द पॉलिसी मेकर एंड द स्कॉलर्स जो थे वो वेट कर रहे थे कि किसी तरह से एक जीएसटी लाया जाए। डॉक्टर असीम दास गुप्ता की कमेटी बनाई गई जीएसटी मॉडल के लिए, प्लस उसके आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वो जैसे आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जीएसटीआईएन जो होता है इसका, आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमेटी बनाई गई। उसके बाद ये जो एफआरबीएम कमेटी जो थी विजय केलकर जी की, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों का जो सर्विस टैक्स है या जो इनडायरेक्ट टैक्स है
वो इतनी एफिशिएंट अभी नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक जीएसटी लाना चाहिए। बेट की प्रिंसिपल पे ही हो चलेगा, लेकिन जीएसटी लाने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अगर जीएसटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बेसिक रिपोर्ट्स हैं, बागची रिपोर्ट हुई, उसके बाद फिर अपना असीम दास गुप्ता जी की रिपोर्ट हुई, विजय केलकर जी की रिपोर्ट हुई। अच्छा, इसमें अगर मैं एक एड ऑन अगर पूछूं कि एफआरबीएम रिव्यू कमेटी कौन सी थी, इस पे जो रिव्यू एफआरबीएम पे रिव्यू किया था वो थी आपकी एनके सिंह कमेटी। ठीक है, ये हो गया आपका जीएसटी रिवोल्यूशन इन इनिशियल फेज का ट्रांजिशन। अब नेक्स्ट आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इसका फेज क्या था। इम्प्लीमेंटेशन फेज जो था, इसमें ये था कि क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी सर्विस टैक्स जो था उसको बनाने के लिए उसके लिए हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किया तो उसके बाद ऑब्जेक्शन हुआ, तो बाद में उनको 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना ही पड़ा। ऐसे ही इसके लिए क्या जरूरत पड़ गई। अब इसमें क्या था कि जीएसटी जो था वो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए एक टैक्स था। अब गुड्स के लिए कितने सारे टैक्स होते हैं ऑलरेडी आपको पता है, और सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स था ही, इन दोनों को आपको एक करना था, और इन दोनों को एक करने था, प्लस कुछ टैक्स जो थे वो सेंट्रल लगाता था, कुछ जो टैक्स थे वो स्टेट लगाता था। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो सेंटर जो था सर्विस टैक्स लगाता था, सेंटर जो था सेंटर सेल टैक्स भी लगाता था, उसके बाद इंटर स्टेट सेल पे, उसके बाद स्टेट जो थे वो अपने इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट वैट लगाते थे, स्टेट अपना एंटी टैक्स लगाते थे, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगाते थे, लग्जरी टैक्स लगाते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे। एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते थे। अब इस जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी ने तो एंटरटेनमेंट टैक्स को खत्म ही कर दिया है, एंटरटेनमेंट टैक्स को पूरा हटा ही दिया है। हाँ, उस अगर कोई लोकल बॉडी अगर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है तो वो भी लगा सकती है, लेकिन बाकी जो स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल उसको एंटरटेनमेंट टैक्स को खत्म ही कर दिया है। तो इस तरह से ये इतनी ज्यादा जो डिफरेंस था टैक्सेस में, कुछ यूनियन लगाता था, कुछ स्टेट लगाता था, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना काफी ज्यादा नीडेड था। क्योंकि नहीं तो फिर क्वेश्चन ये आता कि आप पावर कहाँ से ले रहे हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं है तो फिर इलीगल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल लाया गया था वो था 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, और ये जो था इसको पहले लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हुआ। उसके बाद फिर जो 50% या इससे अधिक जो स्टेट्स थे उन्होंने इसको रेटिफाई किया। रेटिफाई होने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिला। प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन में लागू हुआ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। और उसके बाद फिर ये 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। तो इस तरह से जीएसटी टैक्स आया। अब आगे करते चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, और उसको सिंपल तरीके से ही समझना है। जीएसटी क्या है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स, one indirect tax for the entire country, and GST is levied at the national level on the consumption of goods and services। तो इसमें क्या है, नंबर एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, वन इनडायरेक्ट टैक्स अक्रॉस द नेशन, और ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह है जीएसटी का कॉन्सेप्ट।
नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के 4 पार्ट है मेनली। नंबर 1 है सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी में वो वाले यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं जिसमें लेजिस्लेचर है, जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है उनके लिए यूटी जीएसटी है, और ये है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है? अगर कोई चीज इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। प्लस इंटीग्रेटेड जीएसटी किस केस में लगेगा? अगर इंटर स्टेट कोई सेल हो रही है तो भी आईजीएसटी लगेगा। इस फिगर में देखिए आप विद इन स्टेट क्या हो रहा है? सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी। फॉरेन टेरिटरी से अगर किसी स्टेट में जा रहा है तो आईजीएसटी, विद इन स्टेट अगर हो रहा है तो आईजीएसटी, यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो सेंट्रल जीएसटी और यूटी जीएसटी। तो ये जो फिगर है इससे काफी अच्छे से आप समझ सकते हो। प्लस देखिए इसमें लिखा है वन वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ जीएसटी। इसके बाद क्या है, अभी इस वाली वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बाई जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से चेंजेस आए, जैसे 246 ए आया, 279 ए आया, आपकी जो शेड्यूल 7 है उसमें यूनियन लिस्ट चेंज हुई, स्टेट लिस्ट चेंज हुई, काफी सारे एंट्रीज जो हैं वो चेंज हुई, ओमिट हुई, रिप्लेस कर दी गई। वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जीएसटी काउंसिल के बारे में बताएंगे, जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या होता है। इसमें जो होता है, इसमें मेजोरिटी कितनी होती है, मेजोरिटी से डिसीजन दिए जाते हैं, 75% मेजोरिटी होनी चाहिए। इस समय कन्वेंशन ये है कि कंसेसस होना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वोटिंग हुई हो। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टैक्स स्लैब्स कौन कौन सी हैं, 5%, 12%, 18%, आपके 28%। इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ने क्या लिखा है कि कितना परसेंट टैक्स होना चाहिए तो हम लोग को फायदा होगा, कितने परसेंट टैक्स, इतने परसेंट टैक्स से ऊपर अगर स्लैब रखेंगे तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें इन्फ्लेशन आएगी, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर है। अगर 18% से ऊपर जीएसटी जाती है एवरेज, तो हेल्थ केयर सेक्टर में इन्फ्लेशन आएगी। मेडिसिन को छोड़ के बाकी में इन्फ्लेशन आएगी, जैसे आपके जो इक्विपमेंट होते हैं वगैरह, इनमें इन्फ्लेशन आएगी। तो ऑन एवरेज कितना रहना चाहिए जीएसटी, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और जो करंट स्ट्रक्चर जीएसटी का है उस पर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा जीएसटी का, पार्ट 3 जो होगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, इस पूरे वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें और मुझसे पूछ लें। कुछ अगर गलत हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता दें। नेक्स्ट आपका क्या है, थैंक यू। और फिर ये जो पोइम है जो मैं हमेशा लिखती हूँ कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ये जो पोइम है ये दिनकर जी की है, रामधारी सिंह दिनकर की। ये आप लोग पढ़िए, विघ्नों में रहकर अपना नाम करिए, आराम बिल्कुल मत करिए, तभी वसुधा के नेता हो जाएंगे, भूखंड विजेता भी हो जाएंगे, अतुलित यश क्रेता हो जाएंगे, नवधर्म प्रणेता भी हो जाएंगे। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।